गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके इस समय क्लास 12th का बिलियन चैप्टर चल रहा है, जिसमें यह आपका 6वां लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले जो है आप राउल्ट का नियम पढ़े हैं, जो वाष्पशील विलयों के लिए और अवाष्पशील विलयों के लिए बताया गया है। उसके बाद राउल्ट नियम और हेनरी नियम में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, इसको आपको समझाया गया 5वें लेक्चर में। यह आपका 6वां लेक्चर है। यहाँ पे आपको डिस्कस किया जाएगा आदर्श तथा अनादर्श विलयन के बारे में। आदर्श विलयन क्या होते हैं और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। ध्यान से इसको आप समझने की कोशिश करें। देखें, द्विअंगी विलयनों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, विलयन चैप्टर में आप द्विअंगी विलयन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो द्विअंगी विलयन को, बाइनरी सोल्यूशन को 2 भागों में बांटा गया है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो पहले आप देखो आदर्श विलयन। आदर्श विलयन वे विलयन हैं जो सांद्रण और ताप की सभी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। सांद्रण और ताप के सभी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी अथवा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 और डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। तो आदर्श विलयन किसे कहेंगे? आदर्श विलयन वे विलयन हैं जो सांद्रण और ताप के सभी परिस्थिति पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी अथवा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। अब आप देखें, वास्तव में कोई भी विलयन, एक्चुअली में अगर देखा जाए, वास्तव में कोई भी विलयन पूर्ण रूप से आदर्श विलयन के समान व्यवहार नहीं करता है। ठीक है ना। केवल वे विलयन जिनमें मिलाए जाने वाले दोनों घटकों की संरचना, ध्रुवता तथा आकार में समानता हो, आणविक दृष्टि से लगभग एक आदर्श विलयन बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक्चुअली में अगर वास्तव में देखा जाए तो कोई भी विलयन ऐसा नहीं है जो 100% आदर्श विलयन के समान व्यवहार करता हो। ठीक है, केवल वे विलयन, ठीक है, जिनमें मिलाए जाने वाले दोनों घटक की संरचना, ध्रुवता और आकार में समानता हो, आणविक दृष्टि से लगभग एक आदर्श विलयन बनाते हैं। जैसे बेंजीन और टॉलुईन, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, एथिल ब्रोमाइड तथा एथिल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, यह आपस में मिलाने पर आदर्श विलयन बनाते हैं, लेकिन 100% आदर्श विलयन बनाना संभव नहीं है। ठीक है, उपरोक्त के उत्तरोत्तर तनुकरण से, यह जो आप देख रहे हैं कि 4 उदाहरण दिए गए हैं, इनको लगातार जो है तनुकरण किया जाएगा। ठीक है, उत्तरोत्तर तनुकरण से विलयन का व्यवहार कैसा हो जाएगा? लगभग आदर्श विलयन के समान हो जाता है। लगभग आदर्श विलयन के समान हो जाता है, 100% नहीं। आदर्श विलयन बनाना संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा आदर्श विलयन क्या होते हैं, आदर्श विलयन कैसे बनाए जाते हैं, किसको मिलाने पर। अब आप देखो आदर्श विलयन का वाष्प दाब क्या होता है। राउल्ट के नियमानुसार आदर्श विलयन में 2 अवयव ए तथा बी के आंशिक दाब राउल्ट के नियम से क्या होंगे? तो पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए और पी बी बराबर पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, ये आंशिक दाब होंगे 2 अवयव के। पी ए और एक्स ए के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अगर पी ए और एक्स ए के मध्य ग्राफ खींचें तो ग्राफ कैसा होगा? एक सरल रेखा प्राप्त होता है, जबकि एक्स ए बराबर 1। सभी प्रकार से पी बी तथा एक्स बी के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा पी बी नॉट से गुजरती हुई प्राप्त होती है, जबकि एक्स बी बराबर 1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर ग्राफ खींचा जाए पी ए और एक्स ए के मध्य, जबकि एक्स ए बराबर 1 रखा जाए, तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगी। उसी तरह से अगर पी बी और एक्स बी के मध्य ग्राफ खींचा जाए, ठीक है, तो वह एक सरल रेखा पी बी नॉट से होकर गुजरेगी। ठीक है, जब एक्स बी बराबर 1 तो वह भी क्या होगी? वह भी एक सरल रेखा होगी। देखें यहाँ पे ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, अब ये देखो पहला है पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ठीक है, जब एक्स ए बराबर 1 और एक्स बी बराबर 0, एक्स ए बराबर 1 और एक्स बी बराबर 0, उस समय यह जो ग्राफ है एक सीधी रेखा है। लाइन 1 आप देखें, यह सीधी रेखा है, पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए। अब आप देखो यह दूसरा ग्राफ है। ठीक है, जब एक्स ए बराबर 0, एक्स ए बराबर 0 और एक्स बी बराबर 1,
ये ठीक है। इस समय जो है पी बी बराबर पी बी नॉट इंटू एक्स बी, यह भी अगर ग्राफ खींचे जाए तो यह भी क्या होंगी, एक सीधी रेखा होगा। ठीक है, एक सीधी रेखा होगा। पी बी नॉट जो कहाँ टकराएगा, पी बी नॉट, और यह वाला ग्राफ कहाँ टकराएगा, पी ए नॉट पर। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ आप देख रहे हैं, अब इनका टोटल क्या होगा। ठीक है, टोटल अगर देखा जाए तो यह लाइन थर्ड जो है पी कुल बराबर पी इक्वल बराबर दोनों ऐड करेंगे डाल्टन के नियम से, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो यह आपका जो है टोटल ग्राफ है, ये जो सीधी लाइन खींची गई है। यह कौन सा ग्राफ है, यह वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच खींचा गया ग्राफ है। आदर्श विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन का वाष्प दाब जो है राउल्ट के नियम का पालन करता है और ग्राफ सीधी लाइन आती है। रेखा 1 और 2, लाइन 1 और लाइन 2। ठीक है, घटकों के आंशिक वाष्प दाब को प्रदर्शित करते हैं। ये किसको प्रदर्शित करते हैं, आंशिक वाष्प दाब को प्रदर्शित करते हैं, तथा कुल वाष्प दाब रेखा थर्ड, ठीक है, ठोस द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है, यह जो रेखा थर्ड है यह कुल वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। इसको सीधम ठोस, इसमें डॉटेड लाइन नहीं बताया गया है, डॉटेड लाइन नहीं है, ठोस लाइन द्वारा इसको दिखाया गया। यह कुल दाब को दिखा रहा है, कुल वाष्प दाब को, और यह डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया गया जो किसके लिए, पीए और पीबी के लिए दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि आदर्श विलयन के लिए ग्राफ कैसी आता है, सीधी लाइन आती है। ठीक है, अब आप आगे देखो, डाल्टन के आंशिक दाब नियमानुसार विलयन का कुल आंशिक दाब P घटक A तथा B के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। घटक A और B के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। तो कुल आंशिक दाब P बराबर PA प्लस PB, तो कुल दाब P बराबर कुल आंशिक दाब P बराबर PA का वैल्यू PA नॉट इंटू XA प्लस PB का वैल्यू PB नॉट इंटू XB। ठीक है, यह हो गया। लेकिन आप जानते हो XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, यह पीछे आपको बताए हैं हम। ठीक है, तो XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो यहाँ से अगर XA का वैल्यू निकाला जाए XA बराबर, तो XB उधर जाएगा तो 1 माइनस XB, तो यह XA का वैल्यू निकल गया 1 माइनस XB, और यहाँ XA पे इसको रख दें यहाँ पे, तो कुल आंशिक दाब P बराबर PA नॉट इंटू XA का वैल्यू 1 माइनस XB प्लस PB नॉट इंटू XB। ठीक है, अब जो है इसमें अंदर जो है इसका मल्टीप्लाई करें तो कुल आंशिक दाब P इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा PA नॉट, और माइनस इससे मल्टीप्लाई करें PA नॉट इंटू XB प्लस PB नॉट इंटू XB। ठीक है, अब कुल आंशिक दाब P इक्वल टू, अब जो है इसमें कॉमन ले लें XB जो है क्या करें, कॉमन ले लें, तो XB कॉमन हो गया, तो यह प्लस वाला वैल्यू पहले लिखेंगे, तो PB नॉट और माइनस PA नॉट। ठीक है ना, तो XB दोनों में कॉमन हो गया, तो प्लस वाला पहले लिख दिए, PB नॉट और माइनस PA नॉट, और यह आपका बच गया प्लस वैल्यू है प्लस PA नॉट। तो यह हो गया आपका कुल आंशिक दाब P बराबर PB नॉट माइनस PA नॉट कोष्टक में, और इंटू XB और प्लस PA नॉट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समान प्रकार से उसी तरह XB का मान अगर निकालें, ठीक है, तो XB बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA हो जाएगा। तो अगर XB का वैल्यू रखें तो 1 माइनस XA, तो उस समय यह फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा P बराबर P कुल आंशिक दाब P बराबर PA नॉट माइनस PB नॉट, PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट। ठीक है, तो यह हो गया आपका कुल आंशिक दाब का फार्मूला। चूंकि PB नॉट तथा PA नॉट, ठीक है ना, चूंकि PB नॉट तथा PA नॉट निश्चित ताप पर स्थिरांक हैं। PB नॉट और PA नॉट क्या है, निश्चित ताप पर स्थिरांक है। अतः समीकरण 1 और 2 यह स्पष्ट करते हैं कि कुल दाब P, ठीक है, XB या XA का रेखीय गुणक है, XB या XA का रेखीय गुणक है, अर्थात P तथा मोल प्रभाज XA तथा XB के मध्य ग्राफ सरल रेखा होगा, अर्थात P तथा मोल प्रभाज XA तथा XB के मध्य ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा होगा, जैसा आपने देखा है। अतः वे विलयन जिनमें कुल दाब P शुद्ध घटकों के वाष्प दाब का मध्यवर्ती होता है आदर्श विलयन कहलाता है। वे विलयन जिनमें कुल दाब P शुद्ध घटकों के वाष्प दाब का मध्यवर्ती होता है आदर्श विलयन
कहलाता है। ठीक है, तो अब आप देखो आदर्श विलयन के कौन कौन से गुण हैं। तो आदर्श विलयन के अगर लिखित गुण होते हैं, पहला डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों घटकों के मध्य आकर्षण बलों के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, दोनों घटकों के मध्य आकर्षण बलों के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए डेल्टा एच मिक्सिंग का मान 0 होता है। ठीक है, तो आदर्श विलयन के क्या गुण होते हैं? डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 क्या होता है? क्योंकि दोनों घटकों के मध्य आकर्षण बलों के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः डेल्टा एच मिक्सिंग का मान 0 होता है। अब आप देखो दूसरा क्या गुण होता है? डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि आदर्श विलयन में विलयन का आयतन घटकों के आयतन के योगफल होता है। आदर्श विलयन में विलयन का आयतन घटकों के आयतन का योगफल होता है, अतः डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू 0, कोई चेंज नहीं होगा। एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होगा। यह किसकी प्रॉपर्टी है? आदर्श विलयन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आप देखो अनादर्श विलयन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन दोनों में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, इससे पहले आपने देखा डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हुआ। डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू 0, आयतन में भी कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अनादर्श विलयन में एंथैल्पी और आयतन दोनों में परिवर्तन होता है। अनादर्श विलयन में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, या तो अधिक हो जाते हैं या तो कम हो जाते हैं, या तो धनात्मक विचलन दिखाते हैं या तो ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 के बराबर नहीं होता है। डेल्टा भी मिक्सिंग नॉट 0, डेल्टा भी मिक्सिंग भी 0 के बराबर नहीं होता है। अनादर्श विलयनों को आदर्श आचरण के विलयन की प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। अनादर्श विलयन को आदर्श आचरण के विलयन की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, अनादर्श विलयन को बांटा गया है, लेकिन आदर्श आचरण के विलयन की प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला वे विलयन जो धनात्मक विचलन दिखाते हैं, वे विलयन जो ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। तो यह 2 भाग हैं। तो पहला आप देखो, वे विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के बारे में। जब विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है, धनात्मक विचलन दिखाना है, मतलब राउल्ट के नियम के मान से अधिक दिखाना है। तो जब विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है, तो यह विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इस विचलनों का कारण आणविक स्तर पर अन्योन्य क्रियाओं की प्रकृति में स्थित है। यह विचलन क्या होता है? तो यह विचलन जो है आणविक स्तर पर होता है। आणविक स्तर पर कुछ क्रियाएं होती हैं जो अन्योन्य हैं, जो पता नहीं है क्या होती हैं। ठीक है, तो आणविक स्तर पर कुछ अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, उन्हीं के प्रकृति के कारण जो है राउल्ट के नियम से वह धनात्मक विचलन दिखाते हैं। ठीक है, तो जब विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है, तो यह विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इस विचलनों का कारण, ठीक है, इस विचलनों का कारण आणविक स्तर पर अन्योन्य क्रियाओं की प्रकृति में स्थित है। राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन की स्थिति में, अगर राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दिखा रहा है, तो उस समय ए बी अन्योन्य क्रियाएं, ठीक है, ए बी मतलब विलेय विलायक, विलेय और विलायक के बीच में जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, विलेय विलेय ए अथवा बी विलायक विलायक के बीच अन्योन्य क्रियाओं की तुलना में कमजोर होती है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि विलेय विलायक के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होगी वह कमजोर होगी। किसकी तुलना में? विलेय विलेय के बीच में होने वाली क्रिया विलायक विलायक के बीच में होने वाली क्रिया की तुलना में। ठीक है, तो जब विलेय विलेय विलायक विलायक के बीच होने वाली क्रिया की तुलना में विलेय विलायक में होने वाली क्रिया कमजोर होगी, तो विलेय विलायक जब मिलेंगे तो कमजोर होगी और यह जल्दी से उड़ने लगेंगे और धनात्मक विचलन दिखाएंगे। ठीक है, अर्थात इस स्थिति में
विलेय विलायक, विलेय विलायक ए बी, विलेय विलायक अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल विलेय विलेय ए और विलायक विलायक बी अणुओं की तुलना में कमजोर होते हैं। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं विलेय विलायक क्या होंगे, कमजोर होंगे विलेय विलेय की तुलना में, विलायक विलायक की तुलना में। इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि, देखें ध्यान से आप लोग, इसका अर्थ यह हुआ कि इस विलयन, इस प्रकार के विलयनों में से ए अथवा बी के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में अधिक आसानी से पलायन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या इसका अर्थ हुआ कि चाहे विलेय और विलायक जो है आसानी से, शुद्ध अवयव की तुलना में आसानी से उड़ सकते हैं, आसानी से पलायन कर सकते हैं। इस प्रकार के विलयनों में से ए विलेय अथवा बी विलायक के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में, विलेय विलेय विलायक विलायक की तुलना में अधिक आसानी से पलायन कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वाष्प दाब में वृद्धि होती है, जिससे धनात्मक विचलन होता है, जिससे धनात्मक विचलन होता है। ठीक है। तो अब आप उदाहरण देखें कौन कौन ऐसे हैं विलेय विलायक जिनके मिलाने से धनात्मक विचलन होता है। तो उदाहरण देखें, एथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण। एथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण जो है इसी प्रकार के जो है व्यवहार दर्शाते हैं, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। ठीक है। देखें आप, शुद्ध एथेनॉल, शुद्ध एथेनॉल में अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होती है। ठीक है। अगर शुद्ध एथेनॉल हो तो उनके अणुओं के बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध होती है। इसमें एसीटोन मिलाने पर, ठीक है, इसमें एसीटोन मिलाने पर इसके अणु अतिथेय अणुओं के बीच आ जाते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एसीटोन मिलाएंगे तो एथेनॉल के अणु जो हैं एसीटोन अणुओं के बीच में आ जाएंगे, जिससे उसका हाइड्रोजन बंध कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण अतिथेय अणुओं के बीच पहले से उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। ठीक है। जो मजबूती थी हाइड्रोजन बंध, वो एसीटोन के कारण एथेनॉल का हाइड्रोजन बंध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, कमजोर हो जाएगा। इससे अंतरा आणविक बल कमजोर हो जाने के कारण मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। जब हाइड्रोजन बंध कमजोर हो जाएगा एथेनॉल में एसीटोन मिलाने के कारण, तो हाइड्रोजन बंध टूट गया, अब एक दूसरे से अलग अलग हो गए। अब आप गर्म करेंगे तो तेजी से उड़ने लगेंगे और राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शन करेंगे। ठीक है। तो आपने देखा शुद्ध एथेनॉल में अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होते हैं, इसमें एसीटोन मिलाने पर इसके अणु अतिथेय अणुओं के बीच आ जाते हैं, जिसके कारण अतिथेय अणुओं के बीच पहले से उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। इससे अंतरा आणविक बल कमजोर हो जाने के कारण मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। दूसरा उदाहरण आप देखें, कार्बन डाइसल्फाइड को एसीटोन में मिलाने पर, कार्बन डाइसल्फाइड को एसीटोन में मिलाने पर बने विलयन में विलेय विलायक अणुओं के मध्य द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रियाएं, विलेय विलायक अणुओं के मध्य द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रियाएं विलेय विलेय और विलायक विलायक अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रियाओं से कमजोर होती है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन अगर अलग अलग हैं तो मजबूत रहेंगे, लेकिन जब आप मिल जाएंगे विलेय विलायक, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन मिल जाएंगे विलेय विलायक, तो उनके मध्य अन्योन्य क्रियाएं कमजोर हो जाएंगी। ठीक है। यह विलयन भी धनात्मक विचलन दिखाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अब आप देखो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो जब विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब से कम होता है, तो यह विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इस विचलन का भी कारण आणविक स्तर पर अन्योन्य क्रियाओं की प्रकृति में स्थित है। ठीक है। तो ऋणात्मक विचलन का भी कारण क्या है, आणविक स्तर पे है, और कैसी क्रियाएं हैं, अन्योन्य क्रियाओं के कारण है। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन की स्थिति में, अगर राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाया जा रहा है, तो उस समय ए विलेय विलेय और बी विलायक विलायक के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल विलेय विलायक ए बी की तुलना में कमजोर होते हैं।
विलेय विलायक की तुलना में कमजोर होते हैं। इसके फलस्वरूप वाष्प दाब कम हो जाता है, अतः क्वथनांक विचलन दिखाते हैं, ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं, अतः ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं ऋणात्मक विचलन क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ए विलेय विलेय और बी विलायक विलायक के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल विलेय विलायक ए बी की तुलना में कमजोर होता है। ठीक है ना, विलेय विलेय विलायक विलायक कमजोर होते हैं किसकी तुलना में, विलेय विलायक की तुलना में। इसके फलस्वरूप वाष्प दाब कम हो जाता है, अतः ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। ठीक है ना, वो उड़ नहीं पाएंगे, जब अकेले अकेले रहेंगे तो उड़ेंगे, लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे और उड़ेंगे नहीं और ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे। जैसे फिनाल और एनिलीन का मिश्रण इस प्रकार का उदाहरण है। इस स्थिति में फिनालिक प्रोटॉन व एनिलीन के नाइट्रोजन अणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन, फिनालिक प्रोटॉन और एनिलीन के नाइट्रोजन अणु के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध एक से अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध की तुलना में मजबूत होता है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग हैं तो हाइड्रोजन बंध कमजोर है, लेकिन जब दोनों मिल जा रहे हैं, ठीक है, जब दोनों मिल जा रहे हैं तो फिनालिक प्रोटॉन और एनिलीन के नाइट्रोजन अणु का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बना देते हैं, जिससे अब दोनों लोग मिलकर मजबूत हो जाते हैं और गर्म करने पर उड़ते नहीं हैं, तुलना में मजबूत होता है। इसी प्रकार से क्लोरोफार्म और एसीटोन का मिश्रण भी ऐसा विलयन बनाता है जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। इसका कारण यह है कि क्लोरोफार्म का अणु, ठीक है, क्लोरोफार्म का अणु एसीटोन के साथ, ठीक है, एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्लोरोफार्म का अणु एसीटोन के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बंध बना लेगा, तब यह उड़ेगा नहीं, तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। इसके कारण प्रत्येक घटक के अणुओं की पलायन की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे वाष्प दाब में कमी आ जाती है तथा राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन होता है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं यह एसीटोन है CH3COCH3 और यह आपका CHCl3 यह क्लोरोफार्म है। ये अलग अलग रहेंगे तो कमजोर रहेंगे, लेकिन जब आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन जाएगा और ये मजबूत हो जाएंगे और गर्म करने पर उड़ेंगे नहीं और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे। ठीक है ना, तो अगर इनका ग्राफ देखा जाए कि राउल्ट नियम व्यवहार में धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, तो आप देखें राउल्ट नियम व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले वाष्प दाब वक्र, तो पहला वक्र जो है आपका